हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फैक्टर प्राइसिंग के अंडर आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्राइसिंग की सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है। और ये क्या कहती है, सिंपल वर्ड्स में अगर सबको कंक्लूड करें तो ये कहती है कि जितनी भी तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं, इट शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जितना किसी भी फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, काम करने की एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, उसके हिसाब से तनख्वाहें सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखा है। किस तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है, हूबहू मैंने वैसे लिखा है। पॉज कर करके साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड इन 1826 बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट T.H. वॉन थ्यूनन। वॉन थ्यूनन ने ये जो थ्योरी है वो इन्वेंट की थी, एंड इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय कार्ल मेंजर, बॉम बेवाक एंड वॉलरस, एजवर्थ क्लार्क एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वॉन थ्यूनन है जिन्होंने सबसे पहले इसको जो है प्रोपाउंड किया था, और उसके बाद जो वेरियस इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने इसको टाइम टू टाइम रिफाइन करते गए। अब ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिमुनरेशन। रिमुनरेशन मतलब हर एक फैक्टर को जो तनख्वाह होता है, रिमुनरेशन इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि हर एक फैक्टर को उतनी ही तनख्वाहें मिलनी चाहिए जितनी उसकी काम करने की प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन में अगर आप एक डेफिनेशन ऐड कर दोगे तो टीचर को काफ़ी ज़्यादा ना लगता है कि आपने बहुत पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, मुझे नहीं याद कि मार्क ब्लैंक ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। पता नहीं, इतनी बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं तो कौन सी बुक में क्या कहा हो। तो टीचर को ये नहीं समझ आती कि लैंग्वेज जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है क्या क्या लिखा हुआ है। टीचर को लगता है चलो बच्चे ने लिखा है तो बहुत सही है, इसलिए जो बच्चे डेफिनेशंस लिखते हैं उनको 2-3 नंबर फालतू ही मिलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू मार्क ब्लैंक, द marginal productivity theory contends that in equilibrium each productive agent, मतलब जो भी फैक्टर है, will be rewarded in accordance with the marginal productivity। मतलब जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, हर एक फैक्टर को उसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है। अब इस थ्योरी की अजम्पशंस, तो आपने क्या किया, पहले लिखी इंट्रोडक्शन किसने दी है वगैरह वगैरह, क्या कहती है, मीनिंग हो गया, एक डेफिनेशन होगी, फिर अजम्पशंस। सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो अलग से मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके ऊपर चेक कर सकते हैं। वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, और वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर में बनाई है। पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मतलब लेबर को कैपिटल और कैपिटल को लेबर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स टू फैसिलिटेट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर। मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनको स्मॉल यूनिट्स में तोड़ा जा सकता है, जैसे एक लेबर, आधी लेबर, पौनी लेबर, 1.5 लेबर, ऐसे तोड़ा जा सकता है। बट क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। एवरी प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, हर एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, और इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं हम, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी नहीं होती। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा भी नहीं होता, खैर लॉन्ग रन में चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होल्ड्स गुड, मतलब जैसे जैसे हम लेबर से ज़्यादा काम कराएंगे, शुरू में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी और बाद में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, यही स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ में हम 2 व्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टडीज हाउ द प्राइस ऑफ फैक्टर्स इज डिटरमिन्ड। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी डिस्कस करती है कि फैक्टर के प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, prices of a factor is determined at a level where the market demand for factor is equal to supply। मतलब जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होती है फैक्टर की, वहां इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाता है। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट देयर इज अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरी मान के चल रही है, अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स रिमेन सेम, सप्लाई उससे बढ़ाई नहीं जा सकती फैक्टर्स की। देयरफॉर द फैक्टर प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय इट्स डिमांड अलोन। तो फैक्टर प्राइस सिर्फ डिमांड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि सप्लाई तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स तो ऑलरेडी फुल है। नेक्स्ट हेडिंग बनाई है मैंने, इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व फॉर अ फैक्टर। एन इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व फॉर अ फैक्टर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द फर्म्स फॉर दैट फैक्टर। अगर इंडस्ट्री की डिमांड कर्व बनानी है एक पर्टिकुलर फैक्टर की,
तो जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स हैं उनकी डिमांड कर्व सेम फैक्टर के ऐड कर देंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व बन जाएगी। वी नो दैट टू अ फर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, जिसको MRP कहते हैं, कर्व ऑफ अ फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स डिमांड कर्व। ये आपको पता होना चाहिए, जो भी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व होती है वो डिमांड कर्व होती है किसी भी फर्म की। अगर आपको नहीं पता कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होती है तो मैंने जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, एक एक 2-2 मिनट की वीडियो आपको चेक करनी चाहिए। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म will employ those units of factors at which marginal revenue productivity it is equals to marginal factor cost। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? फर्म्स वहीं पे तभी उस हद तक मतलब जॉब्स देंगी बंदों को या फिर उस हद तक एम्प्लॉय करेंगी फैक्टर्स जहाँ तक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे करो, आप इसकी जो वो जो पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो के नीचे, वहाँ जाओगे तो मैंने एक एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप चेक करो, ठीक है। Firms demand curve must slope downward because of the application of law of diminishing returns। क्योंकि law of diminishing returns होते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो गिरेगी ना, अगर कुछ ज़्यादा ही फैक्टर हमने लगा दिए। इस वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से जो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है वो गिरेगी। द फर्म्स डिमांड कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है? फर्म की डिमांड कर्व। द इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व फॉर किधर गया लाइन, इधर उधर चलेगी। द इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द टोटल डिमांड फॉर द फैक्टर फॉर दैट फैक्टर बाय ऑल फर्म्स। तो यहाँ क्या हुआ है, जो इंडस्ट्री की डिमांड कब होगी वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, सारे के सारे जो फर्म्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर फैक्टर की डिमांड को टोटल करेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड बन जाएगी। तो इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टली समीशन। हॉरिजॉन्टल समीशन है किसका? जो फर्म्स की, जो फर्म है उनकी डिमांड कर्व। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फर्म ए, फर्म बी। फर्म ए की डिमांड कर्व ये बना दी, ठीक है। फर्म बी की डिमांड कर्व ये बना दी, मैं रब कर देता हूँ साथ के साथ। इन दोनों को हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी इंडस्ट्री की डिमांड कर्व, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व क्या होगी? हॉरिजॉन्टल सबमिशन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? इस तरीके से सम करना, तो ये बन गया लंबा सा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म ए, फर्म बी, यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड कर दिया, फर्म ए, फर्म बी की दोनों की, तो ये इंडस्ट्री की डिमांड कर्व हो गई। अब हमारे आगे आता है कि फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। फैक्टर प्राइसेस कैसे डिटर्मिन होंगे? मैंने पहले ही बताया, जहां डिमांड सप्लाई बराबर होगी। द प्राइसेस ऑफ अ फैक्टर विल बी डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट वेयर इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व फॉर फैक्टर इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व। मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे। सप्लाई ऑफ अ फैक्टर इज एज्यूम टू बी फिक्स्ड, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो सप्लाई को तो इनइलास्टिक बना दिया, और डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, जहां दोनों कट करती हैं वो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि थोड़ा साफ सुथरा रहे। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर या जो भी फैक्टर है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वेजेस। द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इंडिकेट्स दैट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो OQL सप्लाई ऑफ फैक्टर इज फिक्स्ड। मतलब इससे ज़्यादा फैक्टर्स की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब आ जाता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ फर्म। अभी तक इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। According to this theory, a firm under perfect competition will employ that number of factor at which, हम पीछे भी कर चुके हैं, at which factor cost is equal to marginal revenue product। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि marginal revenue productivity और marginal factor cost बराबर रहने चाहिए। इसको हम एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है लगातार 10 8 6 4 2, एंड प्राइजेस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है प्राइजेस आपको पता है सेम रहते हैं। अगर मैंने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ये वाला मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। तो AR/MR सेम होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, ऐसे मल्टीप्लाई करके सारे लिख लिए। अब फैक्टर प्राइजेस जो है वो गिवन है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर प्राइजेस एंड प्राइजेस ऑफ जो गुड्स हैं वो भी सेम रहते हैं, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि प्रोडक्ट मार्केट में और जो फैक्टर मार्केट है दोनों में परफेक्ट कंपटीशन है। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फैक्टर बाय अ फर्म। एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो तब तक एम्प्लॉय करेगी या ऐसे बंदों को एम्प्लॉय करेगी जिनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो वो सिचुएशन क्या होगी, डिसइक्विलिब्रियम की। इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कम है, इस केस में फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई जाएगी। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम है और उनके फैक्टर कॉस्टिंग मतलब उनको तनख्वाहें ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में जो फैक्टर्स हैं उनकी क्वांटिटी कम की जाएगी। इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये जो मैंने बनाया है ये पैरेलल है वेज कर्व है, इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये इक्विलिब्रियम है। अगर इसके इधर जाया जाए, इस साइड जाया जाए, तो इस साइड देखोगे तो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो है वो ज़्यादा है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा। आपने ये बात याद रखनी है। मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, मैसेज पे मैसेज आई जा रहे हैं, ठीक है। इस साइड देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन वेजेस, या फिर आप कह सकते हो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो इस केस में क्या होगा, क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स। और इस तरफ देखा जाए तो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट या फिर वेजेस। तो इस केस में क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स को कम किया जाएगा। तो अगर इस साइड होगा तो रिड्यूस किया जाएगा, इस साइड होगा तो ये किया जाएगा। अल्टीमेट इक्विलिब्रियम यहीं पे बनेगा आके, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ये क्या हो गया, काटा बच गया, चलो कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ फैक्टर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करती होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहला, देयर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। अगर एक ही वेरिएबल फैक्टर है जैसे लेबर, तो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और उसकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। अब आप दिमाग से सोचो, अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं, मान लो दोनों के दोनों 8 हैं, तो 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो काट के 1 आएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अभी जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है इसको प्राइस ऑफ लेबर भी कह देते हैं, मतलब उसकी तनख्वाह। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट इन केस when there are more than one variable factor, that is labor भी है और capital भी है, तो उस केस में marginal revenue productivity of labor divided by price of labor should be equal to marginal revenue productivity of capital divided by price of capital should be equal to 1, क्योंकि ये आपस में बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। अब अगर मैंने 2 फैक्टर की बजाय n फैक्टर कहना है तो आप इक्वेशन n तक लेके जा सकते हो। अब इसकी बुराइयां कर देते हैं थोड़ी थ्योरी की। सबसे पहले अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या है, इसने परफेक्ट कंपटीशन कहा था, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कह दिया, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है, ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं, ये रियल लाइफ में नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं हेट्रोजीनियस फैक्टर्स। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गिवन फैक्टर्स आर होमोजीनियस, जो कि गलत है। सारे के सारे फैक्टर सेम क्वालिटी के थोड़े ना हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी तो हो सकते हैं। सारे के सारे लेबर एक जैसा थोड़े ना काम करेंगे। इंडिविजिबल फैक्टर्स, another assumption of this theory is that factors can be divided into small units। इसने assumption लिखी थी कि फैक्टर्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद हम उनकी सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकें। वहाँ पे भी मैंने बोला था शुरू में कि भाई फैक्टर्स जैसे एक लेबर है उसको आधा लेबर, 1.5 लेबर ऐसे थोड़ी ना करेंगे, तो कभी कभी इंडिविजिबिलिटीज़ आ जाती हैं। जैसे एक मशीन है वो तो प्रॉपरली काम करेगी, आधी मशीन थोड़ी ना काम करेगी। डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। It is not always possible to measure marginal productivity due to several reasons। अब ये कह रही है तनख्वाह तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, मगर जब भी आप काम करोगे तनख्वाह तो पहले फिक्स करोगे ना, पहले शक्ल देख के कैसे पता लग जाएगा इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है ना। और ऊपर से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हर सिचुएशन में निकल भी नहीं सकती। लोपसाइडेड, दिस थ्योरी टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली डिमांड साइड एंड एज्यूम के सप्लाई तो पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये भी चक्कर है कि सप्लाई गिवन है, सप्लाई में चेंज ही नहीं आ सकता, इससे भी बुराई हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म स्टेशनरी इकोनॉमी। दिस थ्योरी प्रिज्यूम्स लॉन्ग टर्म स्टेशनरी इकोनॉमी एंड द कंडीशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। ये कहते हैं लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगा और स्टेशनरी रहेगी। Under this, the prices of factors will be equal to the average productivity and marginal productivity, which is impossible in the real world, क्योंकि सिचुएशन के चेंज होने से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे इन्फ्लेशन आ जाती है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कोई मिनिमम वेज लॉज हो गए, तो ये स्टैटिक थोड़ी ना चलती रहेंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट। According to this theory, price of each factor is influenced by marginal productivity। कि हर एक फैक्टर को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हेंस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज द कॉज एंड फैक्टर प्राइसिंग इज द इफेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबल्स, फैक्टर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वो कहते हैं कि जो फैक्टर प्राइस है वो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को असर करेगा। कैसे? बाय पेइंग हायर प्राइस ऑफ फैक्टर्स इट्स एफिशिएंसी में इंक्रीज। अगर आप ज़्यादा तनख्वाह दोगे तो क्या पता वो और अच्छा काम करे। ये कहता है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तभी तनख्वाह ज़्यादा है, मगर कई जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं भाई तनख्वाह ज़्यादा दोगे तो बंदा मन लगा के काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी होगी मगर ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।